नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या वाहिनी बिहार में। और इस चैनल में मैं अपलोड करती हूँ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियोस। यह वीडियो कक्षा 7वीं के सुगम विज्ञान का पहला पाठ है, पौधों में पोषण। बिहार बोर्ड के बच्चे सुगम विज्ञान और सुगम गणित का अध्ययन करते हैं। उनकी सुविधा के लिए मैं यह सुगम विज्ञान का पहला पाठ लेकर आई हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो के नीचे आ रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर और उसके बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो शुरू करते हैं पौधों में पोषण। तो हम सभी जानते हैं कि सभी जीव जंतु, चाहे वो पौधे हों या जंतु हों, उन्हें अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए कई प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं और जिसके लिए उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारे शरीर की वृद्धि करना, शरीर के टूटे फूटे भागों की मरम्मत करना और इनके लिए जरूरी पदार्थों को की पूर्ति करना, इन सबों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर की वृद्धि, हमारे शरीर के अंग तंत्रों के कार्य के संचालन के लिए भी हमें ऊर्जा चाहिए। तो यह ऊर्जा जीवों को कहाँ से प्राप्त होता है? इसी की प्राप्ति के लिए भोजन आवश्यक होता है। तो हम सब भोजन क्यों करते हैं? हम सब भोजन करते हैं क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा क्यों चाहिए? ताकि हम अपने शरीर की वृद्धि कर सकें, अपने शरीर के टूटे फूटे भागों की, डेड सेल्स की मरम्मति कर सकें और हम अपने दैनिक क्रियाकलाप को कर सकें। इसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अतः शरीर की वृद्धि, सभी शरीर अंग तंत्रों को स्वस्थ रखने और उनकी कार्य करने की क्षमता को बनाए रखने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? तो हमें इन सभी चीज़ों के लिए भोजन की आवश्यकता है। एक दिन यदि हम भोजन ग्रहण नहीं करें तो हम अपने दैनिक कार्यों को करने में असमर्थता महसूस करने लगते हैं। तो भोजन में आखिर ऐसा क्या होता है जिससे हम इन चीज़ों को कर पाते हैं? तो भोजन में पोषक तत्व होता है और इन पोषक तत्वों के बारे में हमने कई बार पढ़ा है। ये पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, खनिज और विटामिन। ये सारे पोषक तत्व हमारे शरीर के में को ताकत देने और डेड सेल्स को फिर से ठीक करने में और हमें रोगों से लड़ने की क्षमता बनाने में मदद करती है। तो ये पूरे प्रोसेस को हम पोषण कहते हैं। जीवों द्वारा भोजन के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करना। भोजन के रूप में जब हम इन पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उन्हें विभिन्न शारीरिक कार्यों को करने के योग्य बनाते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। उम्मीद है आपको पोषण समझ में आ गया होगा। भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करना और उन्हें विभिन्न शारीरिक कार्य को करने के लायक बनाना, इसे ही हम पोषण कहते हैं। अर्थात उसको पचाकर उसका संश्लेषण कर उससे हमें पोषक तत्व प्राप्त करना, ये जो प्रक्रिया होती है उसे हम पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पोषण के प्रकार। तो जीवों में पोषण के दो प्रकार होते हैं। पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। स्वपोषण, जिसे हम अंग्रेजी में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और परपोषण, जिसे हम हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। स्व मतलब स्वयं द्वारा निर्मित और पर मतलब दूसरों का निर्मित। तो स्वपोषण उस प्रकार का पोषण है जिसमें जीव कच्चे पदार्थ को वातावरण से लेता है और अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, और यह कार्य केवल हरे पौधे कर पाते हैं। तो हरे पौधे को हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसे हम स्वपोषण कहते हैं, उसमें लेते हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन का संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसे हम प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। तो हरे पौधे ही एकमात्र ऐसे जीव हैं जो कच्चे पदार्थ को वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन का संश्लेषण करते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्योंकि हरे पौधे अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं होते और अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, इसलिए हम हरे पौधे को स्वपोषी कहते हैं।
अब हरे पौधे के अलावा यह गुण किसी और के पास नहीं कि वह अपना भोजन स्वयं बना सके। तो जो हरे पौधे पर अपने भोजन के लिए निर्भर हो, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उसे हम परपोषण कहते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता, बल्कि अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करता है, जैसे कि हम सभी जीव जंतु, कवक, कुछ पुष्प भी ऐसे होते हैं जो दूसरे पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे जीव के अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, इसलिए इन्हें परपोषी जीव या फिर हेटेरोट्रोप्स कहते हैं। भोजन के प्रकार के अनुसार परपोषी जंतु कई प्रकार के होते हैं। ये परपोषी जंतु जो हैं वे कई प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन आगे के पाठ में होगा। इस पाठ में हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। जितने भी हरे पौधे हैं उसमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी सहायता से वे अपना भोजन बना लेते हैं। पौधे में भोजन का उत्पादन हरी पत्ती में होता है। हम सभी जानते हैं कि पत्तियों को हम लोग फूड फैक्ट्री कहते हैं। हरी पत्तियां पौधे के भोजन उत्पादन का कारखाना होती है, फूड फैक्ट्री होती है। और हरे पौधे की पत्ती में ऐसा क्या है जिसमें भोजन बनता है? तो हरे पौधे की पत्ती में हरित लवण होता है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का वर्णक होता है, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल का होना पौधों का एक बहुत ही विशेष गुण है। और ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है, संश्लेषित करती है। पत्तों में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा जल एवं वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, स्वयं बनाते हैं। और इस प्रक्रिया में भोजन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसका नाम है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश द्वारा संश्लेषित भोजन। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक जल का अवशोषण कहाँ से होता है? तो पौधे अपने जड़ों से जल को संश्लेषित कर लेकर ऊपर तक लाती हैं। अवशोषित जल तने तथा उनकी शाखाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम इस सूत्र के द्वारा संबोधित करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिलकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं, C6H12O6 के रूप में यह स्टार्च का निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है। और इसके अलावा ऑक्सीजन भी यहाँ पर निर्मित होता है और कुछ जलवाष्प भी निकलता है। तो ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा सूत्र जो है यह फोटोसिंथेसिस का सूत्र है। इसे याद रखेंगे। 6CO2 + 12H2O सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बदल कर बन जाता है C6H12O6, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसके अलावा 6O2 जो ऑक्सीजन का सूत्र है और प्लस 6H2O जो कि जल का सूत्र है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस सह उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है और इसी ऑक्सीजन का प्रयोग हम सभी प्राणी श्वास लेने के लिए करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, नहीं तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन को बाहर निकालना पत्ती के निचले सतह पर स्थित स्टोमेटा के द्वारा होता है। स्टोमेटा जो है गैस के आदान प्रदान में मदद करती है। पत्ती के नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, जो कि गैसों के ट्रांसफर एक निकलने और अंदर आने में मदद करती है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। आगे है, यह चित्र स्टोमेटा की संरचना है, जिसमें जो छिद्र आपको दिख रहे हैं, यहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान इस छिद्र के माध्यम से होता है। स्टोमेटा वृक्क के आकार वाली 2 रक्षी कोशिकाओं गार्ड सेल से घिरी होती है। तो यह वृक्क के आकार का 2 गार्ड सेल है, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। गार्ड सेल के बीच में घिरा हुआ यह आकार का संरचना होता है। अतः प्रकाश संश्लेषण के लिए जिन 4 चीज़ों की
आवश्यकता है वे 4 चीज़ें कौन कौन सी है? पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तीसरा है जल और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चारों चीज़ जब होंगे तो ही प्रकाश संश्लेषण संभव है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। इसलिए सौर ऊर्जा ही समस्त प्राणियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। इसी भोजन को प्राप्त कर हम सभी जीव जंतु जीवित होते हैं। इसलिए सूर्य की ऊर्जा ही सभी प्राणियों के लिए ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। यदि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी तो हमारी पृथ्वी पर पौधे नहीं होंगे और ऐसी स्थिति में सारे जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि पौधे हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, यह प्रकाश संश्लेषण की विधि हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हरे पौधे ही नहीं बल्कि हमारी पूरी प्रकृति ही नियम पर आधारित है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पर एक एक कर हम देखेंगे कि अगर ये चारों चीज़ में से एक चीज़ ना हुआ तो प्रकाश संश्लेषण कैसे प्रभावित होता है। तो जो पहला एक्टिविटी दिया गया है वह है प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता। यहाँ पर हम यह जानने की प्रयास करेंगे कि यदि पत्तों में क्लोरोफिल नहीं होगा तो फिर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकेगा। इसके लिए यह पूरा एक्टिविटी दिया गया है। क्रोटॉन या कोलियस का एक चित्तीदार पत्ती तोड़ें। तो यहाँ पर हमें एक पत्ता लेना है और उसकी जिसमें कि चित्ती लगी हुई हो। चित्ती ऐसा जगह होता है पत्तियों में जहाँ चित्ती लगी हुई होती है वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं होता, वह भाग हरे रंग का नहीं होता। तो ऐसा ही पत्ता हमें लेना है और इस पत्ती को हमें बीकर में रखकर उबाल देना है। पानी डालकर कुछ देर के लिए हमें इस पत्ते को उबाल देना है और उसके बाद इस पत्ते को हमें अल्कोहल या स्पिरिट में डाल देना है। अब इस अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबाल देंगे। यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि पत्ते को उबालकर फिर वाटर बाथ में रख करके उसे उबाल देना है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता है, थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा कि स्पिरिट हरे रंग का होता जा रहा है। पत्ती का जो भी क्लोरोफिल था वह पत्ती में से निकलकर स्पिरिट में चला गया। पत्ती का जो हरा वर्णक है वह क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर अल्कोहल में घुल गया और पत्ती कैसी हो गई? रंगहीन हो गई, क्योंकि पत्ती का रंग तो क्लोरोफिल के कारण था। क्लोरोफिल निकल गया तो पत्ती रंगहीन हो गई, अर्थात हल्के पीले रंग की या सफ़ेद हो गई। तो बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए और पत्ती को पानी से अच्छी तरह धो लीजिए। अब हमारा जो पत्ता है वह बिना क्लोरोफिल का हो गया। इसके बाद इस पत्ती को हमें पेट्री डिश में एक बर्तन में डालकर और उस पर हमें आयोडीन डालना है। आयोडीन क्लोरोफिल के साथ रिएक्ट करता है। हम पाएंगे कि पत्ती का जो हरी चित्ती वाला भाग है वो गाढ़े नीले रंग का हो जाता है, परंतु पत्ती का जो सफ़ेद चित्ती वाला भाग है वह नीला नहीं होता। तो नीला भाग यह दिखाता है कि फोटोसिंथेसिस होगा, आयोडीन का असर होगा, और जो भाग नीला नहीं हुआ तो वहाँ पर आयोडीन का कोई असर नहीं हुआ। तो हमने यह जाना कि जहाँ हरा रंग है वहीं पर क्लोरोफिल होता है। तो क्योंकि हरी चित्ती वाली भाग में क्लोरोफिल था इसलिए उस हिस्से में प्रकाश की संश्लेषण प्रक्रिया हुई और इसलिए आयोडीन डालने पर वह नीले रंग का हो गया। उसमें मंड का निर्माण भी हुआ। लेकिन जहाँ पर पत्ती सफ़ेद चित्ती वाली भाग थी, जहाँ पर क्लोरोफिल नहीं था, वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई। तो जहाँ जहाँ किनारे किनारे हरी पत्ती बच गई थी, हरा रंग बच गया था, वहीं पर केवल प्रकाश संश्लेषण होता है। और ये पूरी जो चित्तीदार पत्ती थी जिसमें से हमने क्लोरोफिल निकाल दिया है, वहाँ पर किसी प्रकार का मंड या स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। तो इस प्रक्रिया से हमने यह साबित कर दिया कि क्लोरोफिल के एब्सेंस में, अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। हरे रंग के अतिरिक्त अन्य रंगों की पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। कुछ पौधे लाल रंग के भी होते हैं, भूरे रंग के होते हैं और अन्य रंगों के वर्णक होते हैं, और ये भी क्लोरोफिल के ऊपर ये आच्छादित रहते हैं और इसी के कारण
ऐसी पत्तियों का रंग हरा नहीं होता। ये क्लोरोफिल के ऊपर इनके ऊपर दूसरे रंग का वर्णक होता है। आपने तालाबों में जल की सतह पर जगह जगह हरे रंग की चिकनी सतह वाले तंतु देखे होंगे। यह भी एक प्रकार का पौधा है जिसे हम काई अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं। ये भी एक प्रकार का पौधा है जिसे हम शैवाल या एल्गे कहते हैं। इसमें भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। एल्गे में हरे पौधे की भांति क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन भी बना पाते हैं। आपके घर में भी जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा गिरती है वहाँ पर काई लगी हुई होती है। ये भी पौधे होते हैं और इन्हें हम एल्गे कहते हैं। इनके पास भी क्लोरोफिल होती है और ये भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस क्रियाकलाप के माध्यम से जाना कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। यदि क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। दूसरा क्रियाकलाप है जिसमें हम यह जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश के अभाव में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो चलिए इसे क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। सर्वप्रथम अच्छी तरह से सिंचाई की हुई किसी पौधे को गमले में 5-6 दिनों तक अंधेरे में रखें। तो आपको एक अच्छे से पौधे को लेना है जो कि अच्छे से सूर्य के प्रकाश में रखा हुआ था और उसे उठा करके एक अंधेरे कमरे में ले जाइए। अंधेरे में रखने से पौधे के पत्तों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी और इसमें क्या होगा कि मंड और स्टार्च का निर्माण नहीं हो पाएगा। ऐसी पत्तियां मंड विहीन हो जाती है और ऐसी पत्तियों में मंड नहीं है, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे कि इस पत्ती में मंड नहीं है, इस पत्ती में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे कि उसमें से एक पत्ती तोड़ लेंगे और उसे आयोडीन के घोल में डालेंगे। हम जानते हैं कि यदि मंड का निर्माण होता तो यह नीले रंग का हो जाता, परंतु क्योंकि मंड का निर्माण नहीं हुआ तो पत्ती के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पत्ती का रंग नीला नहीं होना इस बात को दर्शाता है कि उसमें मंड का कोई निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, तो अब पौधे को एक मंड विहीन पत्ती पर काले रंग के एक चौकोर टुकड़े को जेम्स क्लिप की सहायता से कसकर चित्रानुसार चिपका दीजिए। यहाँ पर चित्र में आपको दर्शाया गया है कि जो मंड विहीन पौधा है उसको एक काले रंग की चौकोर टुकड़े में जेम्स क्लिप की सहायता से उसे चिपका देना है, क्लिप की सहायता से उसे सटा देना है। इस पौधे को कम से कम 6 घंटे तक धूप सूर्य प्रकाश में रखें और इसके बाद पत्ती को पौधे से तोड़ लें। ठीक है, बीच का जो पौधा है, पत्ता है, उस पर हमने क्लिप लगा दी है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश उस पर नहीं पड़ा। जेम्स क्लिप हटाकर पत्ती के ऊपर लगा काला कागज हटाएं। मंड के लिए आयोडीन का घोल द्वारा जांच करें। आप देखेंगे कि पत्ती के सभी भाग आयोडीन के घोल के प्रभाव से नीले रंग का होता है, लेकिन जहाँ पर हमने इसे सूर्य के प्रकाश को नहीं पहुँचने दिया वह नीले रंग का नहीं होता। तो एक ही चीज़ को हमने 2 तरीके से करके देख लिया। अब अगला जो है वह है पौधे द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त अन्य आवश्यक पोषकों का संश्लेषण किस प्रकार होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के संश्लेषण के लिए आवश्यक मूल तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, C6H12O6। इन तीनों की आवश्यकता होती है और तभी कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। ये पदार्थ पौधे को जिन स्रोत से प्राप्त होता है वो हम जान चुके हैं। कार्बन और ऑक्सीजन हवा से प्राप्त होता है और हाइड्रोजन जो पानी है वह जमीन से उसे प्राप्त हो जाता है। इन्हीं मूल तत्वों से कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त अन्य पोषक तत्व भी बन जाते हैं, लेकिन प्रोटीन के संश्लेषण में इन तत्वों के अलावा नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। तो पौधे को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? हम सभी जानते हैं कि वायु में नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा है, लेकिन ये गैसीय फॉर्म में नाइट्रोजन पौधे अवशोषित नहीं कर पाते। हवा में जो नाइट्रोजन है उसे पौधे आसानी से अवशोषित नहीं कर पाते हैं, लेकिन मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो वायु के गैसीय नाइट्रोजन को परिवर्तित कर नाइट्रेट्स में बदल देती हैं और उसे ये पौधे प्रयोग में ला पाते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो हमने यहाँ पर जाना कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन होता है, और प्रोटीन में इनके साथ नाइट्रोजन भी होता है। नाइट्रोजन हवा में तो है, परंतु पत्तियाँ उसका प्रयोग नहीं कर पाती, और उसका प्रयोग पौधे की जड़ों में कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो उन्हें नाइट्रेट्स में परिवर्तित कर देती हैं, और तब वे उसका प्रयोग कर पाते हैं। तो नाइट्रोजन का यही स्वरूप मिट्टी के जल के साथ पौधे के द्वारा अवशोषित हो जाता है, और इस प्रकार पौधे तथा अन्य पोषक के लिए आवश्यक मूल तत्व प्राप्त होता है। मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से किसान क्या करते हैं, नाइट्रोजन बहुलक उर्वरक का प्रयोग करते हैं ताकि पौधे को नाइट्रोजन मिल सके। दलहन के पौधे में अक्सर ये चीज़ दिया जाता है। हम सभी जानते हैं ना कि दालों में प्रोटीन अधिक होता है। तो ये दलहन की जड़ों में उपस्थित गांठों में कुछ बैक्टीरिया होती है जो कि गैसीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देती है। तो इसके आगे हम सामान्य स्वपोषी होते हैं, और किस किस प्रकार का पोषण होता है इन सभी के प्रकारों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मेरे अन्य वीडियोस देखते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।